हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। जनरली हम फ्राइडे के दिन वीडियो अपलोड नहीं करते हैं बिकॉज मैं भी फ्राइडे सैटरडे को रेस्ट करता हूं और सोचता हूं कि चलो मंडे को मार्केट खुलेगी, संडे को हम डिटेल में निफ्टी मार्केट का भी ओवरव्यू लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली संडे को वीडियो आने वाली है जहां पर हम वीकली रिव्यू भी लेंगे। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि आज के दिन मार्केट में मचा हाहाकार महातांडव हमें देखने को मिला। अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो अडानी ग्रुप्स और बैंक निफ्टी में हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। ऑब्वियसली सभी को पता चल चुका है कि किस वजह से आज अडानी ग्रुप में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फिर भी हम सब चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में और जहां तक कि टेक्निकल लेवल्स पर भी जाकर देखेंगे कि हमारी किसी भी टेक्निकली किसी भी अडानी के स्टॉक में या बैंक निफ्टी के स्टॉक में हमारी वहां पर एंट्री होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। अगर फिर भी थी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ और हमने क्यों नहीं लिया। तो हम ना वहां पर एक छोटी सी चार्ट रीडिंग करके सीखेंगे बिकॉज क्योंकि कभी भी अगर आने वाले टाइम में किसी और कंपनी के साथ ऐसा कुछ होता है ताकि हम वहां पर उन चीजों से बच सके। देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ। हिडन वन कंपनी नाम पहले किसी ने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आज के कांड के बाद हर किसी ने उस कंपनी का नाम सुन लिया है। अमेरिका की वो कंपनी रहने वाली है। अब वो कंपनी ने वहां बैठे बैठे एक रिपोर्ट जाहिर कर दी और उस रिपोर्ट ने पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को हिला के रख दिया। अब कोई बैठा यूएसए में कुछ भी बोल रहा है, अब वो सही बोला है या गलत बोला है वो बात की बातें है, लेकिन एक उसकी रिपोर्ट ने पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को हिला दिया। अगर हम स्पेशल इंडियन मार्केट में बात करते हैं ना, अडानी ग्रुप तो चलो जिसके खिलाफ रिपोर्ट उन्होंने दी वहां पर तो अडानी ग्रुप की तो उन्होंने लंका दहन कर ही दी। लेकिन अडानी ग्रुप के कारण हमारी और कौन-कौन से सेक्टर्स, हमारे और कौन-कौन से स्टॉक्स में दिक्कतें आ सकती है, हमें उन चीजों को भी समझना पड़ेगा। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर चीज को। देखो, तो सबसे पहले तो ना हम उस कंपनी ने जो रिपोर्ट की थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी ने कहा कि हम 2 सालों से इस कंपनी पर रिसर्च कर ही रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक तो ये कंपनी अपने स्टॉक्स के साथ मैनिपुलेशन काफी ज्यादा कर रही है, अपने शेयर्स के प्राइस को ऊपर नीचे खुद ही कर रही है। ये होता है मैनिपुलेशन का मतलब, क्योंकि इसके स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट तो देखो इनका वैलिड होता ही है, क्योंकि हमें भी पता है कि अडानी ग्रुप के अगर हम किसी भी स्टॉक को उठा ले वहां पर हमें काफी ज्यादा पीई देखने को मिलती है और वो स्टॉक काफी ज्यादा महंगे चल भी रहे हैं अगर हम आज के टाइम पे उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं पीई रेशियो के। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कहते कि इसकी और देशों में भी कुछ फेक कंपनीज है जो इनके रिश्तेदारों के नाम पर है, या फिर इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वहां पर भी काफी ज्यादा फेक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है और शेयर्स तो इनके ओवर वैल्यूड है ही है। मतलब कि काफी कुछ उन्होंने ऐसा लिखा। ऑब्वियसली जो भी ये न्यूज आई है छोटी न्यूज नहीं थी, लेकिन अगर ये न्यूज इंडिया में किसी आम बंदे ने दी होती ना और उसके चक्कर में पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट हिल गई होती तो अब तक तो ना सेबी पूरी की पूरी एक्शन में आ चुकी होती। बिकॉज सेबी एक ऐसी चीज है जो हम इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए ही बनी है, जो हमारे हितों का ख्याल रखती है। अब वो यूएसए में बैठी है, लेकिन अब हमारे भी कुछ कानून है, हम वहां पर बैठे किसी बंदे का और देश में इतनी आसानी से कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी देखते हैं कि सेबी अब इसके बारे में क्या एक्शन लेती है। हालांकि सेबी ने थोड़े बहुत प्रोसीजर करने शुरू कर दिए, उन्होंने अडानी ग्रुप्स की भी काफी ज्यादा जांच करनी शुरू कर दी। ऑब्वियसली सेबी को तो एक्शन में आना ही आना है, क्योंकि ये काफी बड़ा सिनेरियो सामने आ चुका है। अगर हम बात करते हैं ना, आज के दिन रिटेलर्स को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उस चक्कर में तो सेबी को एक्शन में आना ही पड़ेगा। हालांकि अडानी साहब जी ने भी इसका रिप्लाई कर दिया कि ये न्यूज बिल्कुल ही बिना फालतू में बनाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसका कुछ भी वेरिफिकेशन किया गया है। लेकिन देखो, चलो, लेकिन वो नहीं तो हमें को पता नहीं कि वो गलत है या सही है। लेकिन अगर हम भी माने कि हमारे ऊपर कोई बंदा आके कुछ भी गलत बोले, तो वो चाहे सही बोल रहा हो चाहे गलत बोल रहा हो, हम तो उस चीज को कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। बिकॉज तू हमारे बारे में कैसे गलत बोल रहा है, हम क्यों एक्सेप्ट करें। तो ये तो चलो चीजें बात की बात है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि इन चीजों में बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इन बड़े बड़े लोगों के हाथ के चक्कर में आम रिटेलर हमेशा पिट जाता है। तो इसी चक्कर की वजह से हम रिटेलर्स को ज्यादा नुकसान होने लगता है और इसीलिए जो बड़ा पैसा है वही पैसा बना जाता है और छोटा पैसा जैसे कि हम जैसे रिटेलर्स का होता है वो फिर से खत्म हो जाता है। यही तो स्टॉक मार्केट है। लेकिन एनीवे, अब इन चीजों को हम छोड़ते हैं साइड पे।
ये तो रिपोर्ट की जो बातें थी सी। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कतें इनके अलावा किन सेक्टर्स में आ सकती है। देखो अब अडानी में जो नेगेटिविटी आई है, जो चीजें गिर चुकी है, वो तो देखो जो हो गया सो हो गया। अब क्या जहाँ से बाउंस नहीं आ सकता, आ सकता है। लेकिन हम उन चीजों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस चीज में। हमारी वीडियो का मुद्दा वो नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी सेक्टर दिक्कत में आएगा ही आएगा। बिकॉज ऑब्वियसली सिंपल सी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास अडानी के 100 शेयर है, 1000 रुपए का इनका करंट भाव चल रहा है। मैंने आपको कहा कि आप मेरे जो 100 शेयर ले लो, 1000 का भाव चल रहा है, मुझे 500 रुपए के हिसाब से लोन दे दो। आपने कहा ठीक है 50% का कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपोजर है। अगर गिरना भी होगा 10 पैसे गिर जाए, 10 रुपए गिर जाएगा, 20 रुपए गिर जाएगा, 100 रुपये गिर जाएगा, मैं तो फिर भी प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई कि आपने तो मुझे उसके चक्कर में लोन दे दिया, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वही 1000 रुपए का प्राइस 600 रुपया या 650 रुपया रह गया, तो आपको उस चीज की टेंशन हो जाएगी। क्योंकि वहां पर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था वो दिक्कत में आ गया कि ऑलरेडी 350 रुपए तो नीचे आ चुका है। अगर कहीं जे और नीचे आ गया तो मैं तो लॉस में आ जाऊंगा। फिर तो अगर मैं डिफॉल्ट कर गया, भाई तेरे को शेयर दे दिए, तू रख अपने पास शेयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तेरे को गिरवी दिया है ना, कुछ बात खत्म। तो जहां पर इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर ने, स्पेशली पीएसयू सेक्टर्स ने काफी ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट के लोन दे रखे अडानी साहब को। अब उस चक्कर में उन्होंने गिरवी में क्या रखा है, अपनी कंपनी के शेयर्स। अब अगर आने वाले टाइम में उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस वैल्यू कम होती है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ ना एक शेयर और दिक्कत में आने वाला है। नाम आप सभी का प्यारा शेयर होने वाला है, जिसके आईपीओ आने के चक्कर में इंडिया में सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट खुले गए थे। नाम आप समझ गए होंगे, एलआईसी। अब ऐसा क्यों, एलआईसी कैसे दिक्कत में आ सकते हैं? बिकॉज एलआईसी ने ना एक बहुत ही मेजर अमाउंट का पोर्शन अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 12 से 13 लाख करोड़ का इनके पास पोर्टफोलियो है एलआईसी का, जिसमें से अप्रोक्स 1 लाख करोड़ के इन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया है। अब इतनी बड़ी अमाउंट इन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर दी है, एक अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्होंने अडानी में ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर वहां पर अडानी ग्रुप में दिक्कत आती है तो इनको भी दिक्कत आने वाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अडानी ग्रुप को इन्होंने बहुत निचले भाव में ले रखा है कि जब ये चिट्टर पिट्टर स्टॉक से तब की इन्वेस्टमेंट है इनकी। इन्होंने अभी रिसेंट में ही काफी ज्यादा पोर्शन लिया है। अगर हम पिछले 1 साल के अंदर बात करते हैं तो वहां पर इनके पास काफी हाई प्राइसेस पर अडानी ग्रुप के शेयर्स रहने वाले हैं। तो वहां पर ऑब्वियसली एलआईसी में दिक्कत आती है तो पॉलिसी होल्डर प्लस शेयर होल्डर्स दोनों को दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। अब ये कब तक सिनेरियो सोल्व होता है या फिर सेबी इस चीज को कैसे मैनेज करती है, वो सब चीजें तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े हाथ इन्वॉल्व है। हम जैसे सिंपल लोग इस चीज में घुस नहीं सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में करके काम करना पड़ेगा। और रही बात अडानी एफपीओ की, अब अडानी एफपीओ का तो इस टाइम पे कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। बिकॉज अडानी एफपीओ के मुताबिक भी आपको 3200 रुपए के अप्रोक्स का एक शेयर मिलने वाला है, अगर मैं डिस्काउंट को मान के चलता हूँ, अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ। लेकिन आज के टाइम पे अडानी का शेयर 2700 रुपए के पास तक आ गया। तो भाई मैं एफपीओ में क्यों लूं? अगर मुझे एफपीओ अप्लाई ही करना है तो मैं जहां मार्केट से खरीद लूंगा ना। तो फिर एफपीओ में कौन इन्वेस्ट करेगा? तो वहां पर भी हमें दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तो ना सबसे बड़ी गड़बड़ क्या लग रही है, देखो रियलिटी है, जो चीजें दिखती हैं वही चीजें बोलनी पड़ती हैं। अब कुछ भी हो, अब कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस तो हमको लग नहीं रहा। अडानी ग्रुप का एफपीओ आया 20,000 करोड़ का, जो इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ ऑब्वियसली होने वाला है। अब 20,000 करोड़ का एफपीओ जब शुरू होना था उससे जस्ट 27 तारीख को शुरू होना है और 24 तारीख को हिडन वर्क की तरफ से जे रिपोर्ट पेश कर दी गई। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि हम तो 2 साल से इस कंपनी पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जस्ट एफपीओ से पहले उस रिपोर्ट को पब्लिकली शो करना, कुछ ना कुछ तो हमारे मन में भी शंका आ जाती है। लेकिन ये सब चीजें तो अब सेबी ही देखेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर हिडन वर्क भी गिल्टी फील होता है तो उसके ऊपर सेबी कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सब चीजें तो अब हमें टाइम बताएगा। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं
तो हमें हमारे स्टॉप लॉस की वैल्यू की रिस्पेक्ट को हमेशा समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम अपना स्टॉप लॉस लेते हैं तो हम एक बड़े मेजर लॉस से हमेशा बच सकते हैं। वरना आज के दिन तो ना अडानी ग्रुप में की तो बची है त्राही त्राही, उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कत देखने को मिली है। अब थोड़ा हम चार्ट पे जाके के टेक्निकली सभी स्टॉक्स को तो नहीं, 3-4 स्टॉक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर हम देखेंगे कि क्या हमारी वहां पर एंट्री थी या नहीं थी, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जहां पर क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ जहां पर सिर्फ एक मूविंग एवरेज का ही फैक्टर लेकर चल रहा हूं, उसके बेस पर ही हम टेक्निकल लेवल पर चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जहां पर मैं कोई भी और फैक्टर नहीं लेके चल रहा हूँ, कोई भी और टेक्निकल नहीं लगा रहा हूँ। एक हम सिंगल टेक्निकल लेवल जो हमारा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन होता है उसके बेस पर हम चेक करने वाले हैं, तो हम मूविंग एवरेज को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले इस स्टॉक में जब इसने जहाँ पर 20 और 50 की जो मूविंग एवरेज होने वाली है, जो 20 की ग्रीन वाली होने वाली है, ये 50 की है, और ये थर्ड लास्ट में जो 200 की है। अब इसने जहां पर सपोर्ट पकड़ी, ठीक है, लेकिन जहां पर जैसे ही 20 की एवरेज टूटती है, वहां पर हमारा अगर लॉन्ग टर्म के लिए पीरियड होता है वो हमारा एग्जिट हो जाता है, और हमारा जहां पर एग्जिट हो चुका था, ये अप्रोक्स डेट होने वाली है हमारे पास 21 दिसंबर को। उसके बाद इसने 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ा, जहां पर कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ पर एक बार एग्जिट हो चुकी है टेक्निकल लेवल पर। अब जब तक इस लेवल को जी क्रॉस नहीं कर रहा था, तब तक हमारी वहां पर एंट्री नहीं बन रही थी। 50 पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन जहां पर ट्राई नहीं कर पाया, और जहां से फिर से इसने 50 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया, जहां पर हमने एग्जिट नहीं किया। ये तो हमारे पास मेजर पॉइंट आ चुका था कि हमारा जहां पर एग्जिट हो जाता है टेक्निकल लेवल पर, और ये था 10 जनवरी का। उसके बाद ये नीचे ही घूम रहा था, इसके नीचे क्लोजिंग भी दी, और उसके बाद जहां पर इसने 20 और 50 का क्रॉस ओवर दे दिया, जो एक और हमारे पास एग्जिट का सिग्नल बन जाता है कि अगर 20 की मूविंग एवरेज नीचे आ जाती है 50 के, तो वहां पर हमारे पास एक और नेगेटिव साइन हो जाता है टेक्निकली बेसिस पे, और जहां पर इसने वो भी दे दिया, और हमारा जहां पर एग्जिट प्लान हो चुका था। ये अप्रोक्स 17 जनवरी की बात थी। उसके बाद ये स्टॉक टूटता गया, और आज इसने अपनी 200 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया, तो वहां पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब जब तक पर्सनली अगर मैं इसमें वैसे एंट्री की बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, कि जब तक ये अपनी 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करना नहीं शुरू करता, तब तक हमें इसमें टेक्निकली लेवल पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। अब ये तो हमने एक स्टॉक देख लिया, अब इसके बाद एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन में भी आप लोग देख सकते हो 20, 50 और 200। इसने तो जहां पर कंफ्यूजिंग कर रखी थी, ये इसकी 200 की मूविंग एवरेज है, जहां पर इसने सपोर्ट पकड़ी पकड़ी पकड़ी। लेकिन अगर हम जहां पर बात करते हैं ना, सिंपल सी एक मैं बात करके चलूं जे वाली, तो ये 50 की जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर एक क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। इसमें तो काफी टाइम से हमें दिक्कत दे रहा है, मतलब कि अप्रोक्स नवंबर से कह रहा हूँ, मिड ऑफ 15 से पहले भी ये 50 की मूविंग एवरेज को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो ये तो पहले ही हमारे पास टेक्निकली लेवल पर एंट्री बन ही नहीं रही थी इसमें, तो हमारी जहां पर कभी एंट्री हुई नहीं। लेकिन जहां पर जब इसने क्रॉस किया अपनी सभी एवरेज को, एक अच्छे तीनों एवरेज को एक बार क्रॉस कर गया, तो वहां पर हमारी एक एग्जिट बनी। एक क्योंकि हमारा मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में होता है, न्यूट्रल ट्रेंड में हमारा स्कोर से 2% के ज्यादा तो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, तो वहां पर एक मूव भी आया। लेकिन उसका इसने फिर से तोड़ दी, जहां पर कंफ्यूज किया, और जहां पर हमारे पास अच्छा मौका था कि जब ये अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमारा लेना बनता है। उसके बाद ये कुछ हुआ, तो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आज इसमें लोअर सर्किट लग चुका है। इसमें भी हम अगर टेक्निकली बेसिस से बात करते हैं, तो एटलीस्ट 250 के ऊपर जब तक ये मार्केट में नहीं आता, तब तक हमें इसमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें ना, उस लेवल में और इस लेवल में बहुत बड़ा फर्क होने वाला है, एक बड़ी परसेंटेज का। बट टेक्निकली लेवल में तो यहाँ पर ही इसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर हम बैंकिंग सेक्टर से पहले हम अंबुजा सीमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये भी अब अडानी के हाथ में आ ही चुका है। अंबुजा सीमेंट को हमने जनरली बहुत अच्छे लेवल्स पर यूज किया है, 380 का। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी भी जाकर सर्च कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि वहां पर मैं इसके बारे में कितना ज्यादा बुलिश था। और वहां से हमें एक अच्छी मूव भी देखने को मिली, और जहां पर हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था कि हमारा प्रॉफिट हो चुका है, हम अब नहीं कर रहे हैं इससे। उसका ये कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन इसमें हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पे, जब इसने 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ा। 50 की मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया, जहां पर एग्जिट नहीं हुआ 15 दिसंबर को, तो हमारा 21 दिसंबर को इसने सेकंड सिग्नल दिया कि अब इससे निकल जाओ, इसमें चार्ट बिगड़ने लगे। और जहां सॉरी, वो वीडियो पता नहीं कैसे स्टॉप हो गई थी बीच में चलते चलते, तो मैं यहीं से डिस्कस करता हूँ। जहां पर हमें पहला एग्जिट पॉइंट मिला 15 दिसंबर को, सेकंड
सेकंड एग्जिट पॉइंट हमें मिल चुका था 21 को, जहां पर इसने 50 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। सेकंड क्लोजिंग हमें कंफर्मेशन दे देती है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 20 और 50 का क्रॉस ओवर देखने को मिला। अगर आप लोग चेक भी कर सकते हो यहाँ पर अप्रोक्स 2 और 3 जनवरी को, तो वहां पर भी हमारा थर्ड एग्जिट प्लान हो चुका था, जहां पर हमें थर्ड सिग्नल मिला था कि निकल जाओ। खैर कल के दिन तो इसने 200 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया था, जहां पर तो हमारे पास ये फाइनली होता है कि अगर हमने अभी तक एग्जिट नहीं किया तो अब तो निकलना ही पड़ेगा। और इसके बाद तो हमें एक ही दिन में क्रैश जहां पर देखने को मिला। अब टेक्निकली बेसिस पे बात करूं, लेवल्स हमें काफी ऊपर की ऑब्वियसली मिलने वाले हैं, बट फिलहाल हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट के पास जा रहा है पुरानी, जो ये पहुंच चुका है 380 के समथिंग की, जहां पर हमने इसे एग्जिट किया था। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तभी हम इसमें कुछ करने की सोचेंगे। अब ये नेगेटिविटी कब अपना बॉटम बनाती है तभी इसके ऊपर हमारा प्लान बनता है, जैसे सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और स्टॉक देख लेते हैं हम, सिंपल सा बैंकिंग सेक्टर का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज मेजर एक यही पीएसयू सेक्टर का राजा है और एक बहुत मेजर अमाउंट अडानी ग्रुप की तरफ से इन्होंने लोन पे दे रखी है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं ना टेक्निकली, इस चार्ट में हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही थी, हमें काफी मजा भी आ रहा था। और जहां पर तो हमारे पास अच्छा खासा ऊपर की साइड इसने मूव भी किया है, क्योंकि जैसे ये 50 को ऊपर की तरफ हमें एंट्री का मौका दिया जहां पर, और वहां से एक अच्छा मूव भी गया और फिर ऊपर सस्टेन कर रहा था हमारा। जहां पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव है तो हमारा यहाँ पर एग्जिट प्लान हो चुका था, 50 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ा। लेकिन जहां पर कंफर्मेशन के लिए हमें सेकंड क्लोजिंग इसने नीचे नहीं दी और ऊपर की साइड दी, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाता है कि हमें 2 कंफर्मेशंस का वेट करना पड़ता है। अब इसने वहां से मूव दी, लेकिन जहां पर फिर से हमें कंफ्यूज कर रहा था। अगर हमारे पास ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्टॉक रह चुका था, क्योंकि मार्केट ही कंफ्यूज काफी ज्यादा कर रही है। अब उसके बाद ना ये उसी लेवल्स पर कंफ्यूज कर रहा था, और अगर हमारी जहां पर एंट्री है भी है ना, तो हमारा 1-2% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए नॉर्मली न्यूट्रल ट्रेड मार्केट में। अब इसने चलो कल के दिन हमारा स्टॉप लॉस खाया, अगर हमारे पास एंट्री है तो हमारा यहाँ पर एग्जिट हो चुका था। और साथ ही साथ इसने ना, आप ध्यान से देखोगे, 20 और 50 का क्रॉस ओवर भी दिया था, एक ही दिन में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ और हमें एक नेगेटिव पॉइंट भी कंफर्मेशन के लिए दे दिया क्रॉस ओवर। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। और साथ ही साथ आज इसने 200 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है। हालांकि कंफर्मेशन के लिए हमें एक और जहां पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, लेकिन टेक्निकली चार्ट बिगड़ चुके हैं इसमें। अब जब तक 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन नहीं करता, तब तक तो हमारे पास एक तरीके से टेक्निकली लेवल पर हमारी एंट्री के लिए हमें अवॉइड करना पड़ेगा। 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर हमारे पास एक छोटी सी एंट्री जनरेट हो भी सकती है अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू होता है। ये तो मैंने टेक्निकली लेवल्स पर आप लोगों के साथ एक चार्ट डिस्कशन किया है कि हमें हमें चार्ट के बेसिस पर क्या पहले अर्ली एग्जिट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, बिकॉज हमने न्यूज देखी। क्योंकि मार्केट में न्यूज ना हमेशा बाद में आएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो भी होता है ना, वो हमें स्टॉक्स में पहले ही देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें टेक्निकल बेसिस पर पहले ही किसी भी चार्ट में एंट्री मिलती है, जब पहले ही किसी भी चार्ट में एग्जिट मिल जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जो भी ये मैंने चार्ट डिस्कस किए, सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ डिस्कस किए, इसका किसी भी कोई भी तरीके की इसका किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। अब ये तो हमने चलो सारी बातें डिस्कस कर ली, अब एक पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड। देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, जब हर जगह किसी भी चीज में ना नेगेटिविटी फैल रही हो ना, तो वहां पर उस चीज का बॉटम बन जाता है 1-2 दिनों के अंदर। तो लेकिन जहां पर ये चीज लागू होगी या नहीं होगी ये हमें मार्केट बताएगी। लेकिन जब हर कोई नेगेटिव हो जाता है और वहीं पर जनरली मार्केट का या किसी भी स्टॉक का बॉटम बन जाता है, ये हमें हिस्ट्री बताती है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें ना, तो अडानी जो भी अपना पैसा लगाती है मेजरली वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगता है। और सीरियसली बोलूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आने वाले टाइम में तरक्की होती है ना, तो वो उस देश को भी बुलंदियों में पहुंचाता। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हाथों हाथ रातों रात खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम बात करें, हम रातों रात अमीर नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी रातों रात खड़ा नहीं हो सकता, इसे भी अच्छा टाइम लगता है पूरा का पूरा खड़ा होने को। अगर हम सिंपल सी बात कर ले, हमें एक मकान भी बनाना है ना,
हमें जस्ट एक छोटा सा मकान बनाने को भी 1-2 साल का टाइम लग जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जहां पर अडानी ग्रुप का काफी ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो वहां पर इनको और ऐसे काम करने के लिए अगर हम अपने घर की एग्जांपल भी ले लें, हमारे घर को भी बनाने के लिए हमारी जेबें खाली हो जाती है और घर बनता नहीं है, लेकिन हमारा पैसा ही खत्म हो जाता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप लोग मिडिल क्लास के तो आप लोग इस बात को फील कर पाओगे कि एक घर को बनाने के लिए हमारी पूरी की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और हमें लोन्स वगैरह भी लेने पड़ जाते हैं। तो वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली इनका इन्वॉल्व है और इनको कैश चाहिए, क्योंकि जब इनको काम करना है तो वहां पर कैश की जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर वो कैश चाहिए, इसीलिए ये कंपनी लोन लेती है और इसीलिए ही ये एफपीओ भी आ रहा था, ताकि कंपनी को कैश चाहिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके और भी कई काम कर सके। लेकिन एफपीओ की तो फिलहाल इन्होंने बैंड बजवा ही दी है, ऑब्वियसली उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमने बहुत बार बात भी करी है, जब भी अडानी का एफपीओ आया था तब भी हमारी मेजरली यही बात हुई थी उस वीडियो में कि अगर हमारे पास अडानी का एक मेजर एलोकेशन हो तब हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए एफपीओ को भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं सिर्फ स्टडी पर्पस। आप लोगों के पास क्या अडानी ग्रुप का कितना कितना पोर्शन अपने स्टॉक का पोर्टफोलियो आपने इन्वेस्ट करके है सिर्फ अडानी ग्रुप में, परसेंटेज में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।